Hello students, I welcome you all to the first lecture of chemistry for the 11th standard, and today we are studying with a very basic and short concept in chemistry which is really very important to understand when you actually start with the chemistry subject. So ठीक है, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री एंड few quantities. ठीक है, वी विल स्टडी ईच एंड एवरी टर्म इन डिटेल एंड स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, नाउ बच्चों, ये केमिस्ट्री जो है, एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, बराबर है. केमिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी एक्सपेरिमेंट जो हम अपने लेबोरेटरी में बैठ के करते हैं, रिसर्च करते हैं और हम डिस्कवर करते हैं कुछ ना कुछ. तो दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइंस. अब जब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, तो बच्चों लेबोरेटरी में कोई भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक कुछ सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस रखते हैं, उसका ध्यान देते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय पे कुछ कंडीशंस हमको प्रॉपर क्या करनी पड़ती है, फिक्स करनी पड़ती है, बराबर है. और फिर हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं. नाउ बच्चों, कोई भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का अगर मुझे क्वांटिटेटिव डेटा पता करने का है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का, इफ आई वांट टू नो द क्वांटिटीज, क्या करना है? अगर हमको क्वांटिटीज जानने का है तो उनको मेजर करने के लिए बेसिकली एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को नीड करता है. जैसे कि, और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने टेस्ट ट्यूब में मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, तो मुझे क्या पता करना चाहिए? मुझे वॉल्यूम में एक फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए. फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? जो आप मेजर करते हो. जैसे कि अगर लेबोरेटरी में बैठे बैठे मुझे सॉल्ट को वे करना है, ठीक है, 25 ग्राम सॉल्ट चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, या जो भी है, तो मुझे क्या चाहिए? मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया. ऑलराइट. अगर मुझे कोई भी स्पीशीज दी गई है और अगर मुझे उसको लेंथ को मेजर करना है, तो यहाँ पे लेंथ आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया. ठीक है ना. जैसे कि अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करते समय मैं बैक्टीरियाज की अगर कॉलोनी तैयार कर रही हूँ, तो मुझे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का ध्यान रखने का है. तो टेम्परेचर क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई. मतलब जैसे कि हो गया, सो बेसिकली एनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, किसी भी तरीके का साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी के अंदर आपको इट रिक्वायर्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच एज, जैसे कि हमको मास को मेजर करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमको लेंथ को मेजर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हमको वॉल्यूम को मेजर करना पड़ सकता है, हमको फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मेजर करना पड़ सकता है, या फिर प्रेशर को मेजर करना पड़ सकता है, एंड एक्सेट्रा. डेंसिटी मेजर करनी पड़ सकती है. ठीक है ना बच्चों, ये सब ही फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. मास, लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एक्सेट्रा. सो बेसिकली, अच्छा, अब अगर आप इसको मेजर करोगे तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. जैसे कि मास मान लेते हैं कि 20 ग्राम्स हो गया, ठीक है. लेंथ किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर हो गया. वॉल्यूम फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का 20 मिलीलीटर हो गया. एंड प्रेशर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का 20 फॉर एग्जांपल पास्कल्स हो गया. अच्छा, तो अगर आप देखोगे कि ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में आपको दो चीज दिखाई देंगे. एक तो प्योर नंबर और फिर एक यूनिट. प्योर नंबर, यूनिट, प्योर नंबर, यूनिट. अगेन देयर इज अ प्योर नंबर एंड यूनिट. ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, any kind of physical quantity, it is expressed in terms of, it is expressed, कैसे एक्सप्रेस करना है? हर फिजिकल क्वांटिटी के आगे आपको एक नंबर दिखाई देगा और नंबर के आगे क्या होगा? यूनिट. सो एनी फिजिकल क्वांटिटी इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर एंड अ यूनिट. सो बेसिकली कैन आई से 20 और जी के बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू का साइन होगा. सीधी बात है ना, नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? इनटू की साइन होगी. तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्योर नंबर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्योर नंबर एंड अ यूनिट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन आता है कि यूनिट क्या होती है. क्वेश्चन आता है कि बच्चों यूनिट क्या होती है. तो पढ़ते हैं हम लोग कि यूनिट क्या होती है. ठीक है ना. यूनिट
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं आर्बिट्रली मिलके, यूनिवर्सली मिलके, ठीक है। अगर मुझे मास को मेजर करना है तो भाई प्रेशर को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, वॉल्यूम को मेजर करना है, तो जो इनके आगे जो अल्फाबेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो अल्फाबेट्स इंडिया में भी वही यूनिट यूज की जाती है, अमेरिका में भी वही यूनिट यूज की जाती है, ठीक है। आप चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, एनीवेयर, तो मतलब ये सब यूनिट्स स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है। नाउ तो यूनिट का सिंपल सा डेफिनेशन, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस विच इज चोजन, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जिसको हमने सिलेक्ट किया है सबने मिलके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। नाउ स्टैंडर्ड मतलब ये एक फीचर हो गया, फिक्स्ड हो गया, ये कहीं बदली नहीं जाएगी, ठीक है। सो यूनिट, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू मेजर अ विच इज चोजन आर्बिट्रली और यूनिवर्सली टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ बच्चों, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, और नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं लिखी है, तो किसी भी नंबर का यूनिट के बिना कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब विदाउट यूनिट अ नंबर हैज नो मीनिंग। जैसे कि मान लेते हैं ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं, पॉइंट्स नहीं, ये 2 पोजीशंस हो गए हैं, पोजीशन ए और पोजीशन बी, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक का डिस्टेंस, पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक का डिस्टेंस, इफ आई राइट जस्ट 4, इसका कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं। पर अगर मैं यही लिख दूं पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, या फिर 4 मीटर है, या फिर 4 फिट है, या फिर 4 इंचेस है, ठीक है। अब सेंस बन रहा है। हाँ, पोजीशन ए और बी के बीच में अगर मैं इन्हीं नंबर्स के आगे यूनिट्स लगा दूं, तो फिर क्या होगा, एक आपके नंबर का मीनिंग बनने लगता है, करेक्ट है। सो ऐसा हो सकता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 इंच हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, 4 फुट हो सकता है, एनीथिंग, ऑलराइट, ठीक है। सो यही आपको पढ़ने का है, विदाउट यूनिट अ नंबर हैज नो मीनिंग। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कंटेनर है या फिर वेसल है। नाउ इमेजिन करो कि ये वेसल की पूरी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो फॉर एग्जाम्पल इट इज 25। इफ आई राइट जस्ट 25, तो कुछ पता चल रहा है 25 क्या, लीटर, पर इसके आगे अगर मैं मिलीलीटर लगा दूं, या फिर 25 लीटर लगा दूं, या फिर 25 dm क्यूब लगा दूं, वट एवर इट इज, तो अब इन नंबर्स का क्या बनता है, सेंस बनता है। सो दैट मीन्स अ नंबर हैज अ सेंस ओनली इफ इट हैज अ प्रॉपर यूनिट, ओके, ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि कैन आई राइट कि कैपेसिटी ऑफ वेसल ये जो है 25 मिलीलीटर है ना, तो 25 मिलीलीटर को ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 1 मिलीलीटर। देखो इससे क्या पता चलता है कि वेसल की कैपेसिटी, इस वेसल की कैपेसिटी 1 मिलीलीटर जितना भी होगा उसका 25 गुना ज्यादा है। कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज 25 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 1 मिलीलीटर। इट इज 25 टाइम्स वट एवर द 1 मिलीलीटर इज, अंडरस्टूड। Similarly, 4 into, it is 4 times into 1 inch, 4 times into 1 centimeter, 4 times into the value of 1 meter, 4 times into 1 feet। तो बेसिकली ये ऐसे ही हो जाता है कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज 25 मिलीलीटर या फिर 25 लीटर एंड एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, सबके आगे, हर यूनिट के आगे आप क्या लगा दो, 1 लगा दो, और इनको नंबर से क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा द कैपेसिटी और द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 25 टाइम्स ऑफ द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम विच इज 1 मिलीलीटर इन दिस केस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नाउ आगे भी हम कुछ पढ़ते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या चेंज करने से क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या चेंज नहीं होगा। ओके, सो बच्चों याद रखो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपके पास वैल्यू है एंड
अगर आप उस वैल्यू की यूनिट को बदलोगे तो ऑटोमेटिकली जो नंबर आप प्योर नंबर है वो भी पार्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 2000 मिलीलीटर है, ठीक है, पर अगर मैं इसकी यूनिट बदल के लीटर करूं, तो ये हो जाएगा 2 लीटर। सो नंबर बदलेगा अगर आप यूनिट को क्या करोगे, बदलोगे। ये मैंने यूनिट चेंज कर दी और यहाँ पे हो गया चेंज नंबर। समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, जैसे कि इफ आई हैव फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 kg पोटैटोज। सो सीधी बात है, आप यूनिट बदलो तो नंबर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और एक एग्जाम्पल जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर, टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये नॉर्मल यूनिट है, पर अगर मैं इसको केजी पर मीटर क्यूब में करूं, तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10⁻3। 1000 को मैंने क्या लिखा है, 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। सो दैट मीन्स इफ यू आर चेंजिंग द यूनिट द नंबर्स ऑल्सो चेंज। दूसरा बच्चों आपको ध्यान रखने का है कि लार्जर द यूनिट जितनी बड़ी होती है नंबर्स उतने ही क्या होते हैं, छोटे, एंड वाइस वर्सा। मतलब नंबर छोटा तो यूजुअली उसकी यूनिट, चलो इस पे फोकस करते हैं, जितनी बड़ी यूनिट उतना ही नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। और जितना छोटा यूनिट उतना ही नंबर क्या आता है, बड़ा आता है। जैसे यहीं पे आप देखोगे, देखो केजी ना बड़ी यूनिट होती है, किलोग्राम, तो नंबर छोटा आ गया, और ग्राम्स छोटी यूनिट है पर नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल 1 नैनोमीटर, ये सबसे क्या है, नैनोमीटर सबसे छोटी यूनिट है, तो उसका नंबर क्या आया, सबसे बड़ा आया। नैनोमीटर से बड़ा यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा बच्चों क्या होता है यहाँ पे, मीटर, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपका, एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, एंगस्ट्रॉन्ग्स में, ठीक है। तो नाउ ये यूनिट बहुत छोटी है, देखो नंबर बड़ा है, तो 1 नैनोमीटर बच्चों कैसा होता है ना कि इट इज 10⁻⁷ सेंटीमीटर, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। आप इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 10⁻⁹ हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन्ग। तो देखोगे कि नंबर्स क्या हो रहे हैं, छोटा हुआ नंबर, फिर नंबर और क्या हुआ, छोटा हुआ, पर यूनिट्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, एंड ऑल दिस वैल्यू इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो नंबर जितना बड़ा तो यूनिट उतनी छोटी, मतलब सबसे छोटी यूनिट एक्चुअली कौन है, एंगस्ट्रॉम, फिर नैनोमीटर, फिर सेंटीमीटर एंड फिर मीटर। यूनिट बड़ा तो नंबर्स छोटे छोटे होते जाते हैं, सॉरी यूनिट बड़ा, हाँ, तो डेफिनेटली नंबर्स क्या मिलेंगे आपको, छोटे मिलेंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज द अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट। ना बच्चों, अनसर्टिनिटी का सिंपल सा मतलब होता है क्या क्या प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम बोलते हैं ना एकदम परफेक्शन से जहाँ पे हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। सो कभी भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मेजर कर रहे हो तो आप परफेक्शन से कितने पीछे हट रहे हो, एक्यूरेसी से कितने पीछे हट रहे हो, वही आपको देता है अनसर्टिनिटी, ठीक है। तो मेजरमेंट करते समय क्या क्या फैक्टर्स है कि आप एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर चीज़ों को मेजर करते हो, ठीक है। सो अनसर्टिनिटी इट डिपेंड्स अपॉन 2 मेन फैक्टर्स। सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। सबसे मेन फैक्टर ये है कि भाई इंसान जो मेजरमेंट कर रहा है वो कितने बारीकी से मेजर कर रहा है किसी भी चीज को। तो जितना अच्छे से वो मेजर करेगा, जितना अच्छा उसका स्किल होगा, उतना ही एक्यूरेट हम सर्टिनिटी की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज। और दूसरी जो फैक्टर है जिससे आपको वैल्यूज थोड़ी सी अलग आ सकती है एक्यूरेट वैल्यू से, दूसरा फैक्टर वो है दैट इज लिमिटेशन of measuring device। इसका मतलब
आप जो मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, वहां से भी अनसर्टेनिटी आ सकती है. नाउ लेट अस जस्ट स्टडी कि स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर क्या होता है. भाई ये इसका मतलब क्या है कि आप इससे आपका जो वैल्यूज है वो कैसे अनसर्टन हो जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 स्टूडेंट है, ए, बी और सी. ठीक है, हमारे पास 3 स्टूडेंट है, ए, बी और सी. ना बच्चों, तीनों को क्या करना है, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. तीनों को टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. ना टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या होता है कि एक ब्यूरेट होता है. मैं आपको डायग्राम में तो फिर बता देती हूँ, थोड़ा सा एक जस्ट देती हूँ. ये आपके पास एक होगा कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है, और इसमें हमने ले लिया है, यहाँ पे देखो 25 ml हाइड्रोक्लोरिक का टाइट्रेशन करना है विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एक में आपको क्या करना है, HCl लेना है, और आपके ब्यूरेट में ब्यूरेट होता है NaOH लेना है. तो बेसिकली फिलहाल यहाँ पे जो HCl है वो कितना लेना है आपको, 25 ml लेना है, 25 ml HCl. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पिपेट बाय विच वी कैन मेजर द वॉल्यूम की लिखा होता है 10 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml की ऐसी रीडिंग होती है. तो स्टूडेंट ए गया, अब वो क्या कर रहा है, HCl में अपना पिपेट डाल के क्या कर रहा है, लिक्विड को सक करने की कोशिश कर रहा है. तो हुआ ये कि वो बहुत ध्यान से उसने परफॉर्म करने की कोशिश की, पर वो पिपेट में सिर्फ और सिर्फ 24.9 ml इतना HCl उसने निकाला. स्टूडेंट बी ने एग्जैक्टली 25.0 दैट इज 25 मिलीलीटर HCl को यूज किया, और स्टूडेंट सी जब HCl ले रहा था तो उसने यूज किया 25.1 ml. करेक्ट है. अब तीनों ही यही वैल्यू को लेके उनके हिसाब से तीनों ने ही परफेक्ट काम किया है, बट अगर लॉजिकली पूरा प्रॉपर स्किल देखा जाए, ठीक है, तो ये सब तीनों की अलग अलग रीडिंग है. ए स्टूडेंट ने 24.9 ml पिपेट में, पिपेट एक पाइप जैसा होता है जिसमें हम एसिड बेस को या फिर किसी भी लिक्विड को यूज करके टाइट्रेट करते हैं. टाइट्रेट करना मतलब यहाँ पे मिक्स करोगे और रिएक्शन होगा, फिलहाल उस पर फोकस नहीं करना है. तो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड ए ने लिया 24.9 ml, बी ने लिया 25 ml एंड सी ने लिया 25.1 ml. नाउ इन सभी की रीडिंग एक ही चीज इंडिकेट करती है कि बी ने करेक्ट रीडिंग रिपोर्ट की है, और वेरेज ए और सी ने जो रीडिंग जो रिपोर्ट की है वॉल्यूम की वो रॉन्ग है. तो यहाँ पे ही आती है अनसर्टेनिटी, मतलब हम एक्यूरेसी से पीछे हट जाते हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाते हैं, या फिर सर्टन की तरफ नहीं रह पाते, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर है हमारा खुद का स्किल. एक और एग्जाम्पल, जैसे कि इफ आई वांट टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट, उसके लिए मुझे थोड़ा सॉल्ट चाहिए, और 0.5 ग्राम सॉल्ट चाहिए, या फिर 1 ग्राम, मान लेते 1 ग्राम सॉल्ट चाहिए. तो जब हम मेजर करते हैं वेइंग बैलेंस पे सॉल्ट को, एक बटर पेपर रहता है उस पर सॉल्ट को क्या करते हैं, रखते हैं. तो 1 ग्राम सॉल्ट ना बच्चों, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको 1 ग्राम मतलब ऐसा रीडिंग आती है 1 ग्राम, पर कभी कभी नहीं होता है 1 ग्राम. ठीक है, या तो फिर कोई क्या होता है 0.9 में ही पीछे ले लेता है, क्योंकि बार बार निकालने और वापस भरने में कंटाल आता है. ठीक है, कोई 1.1 ग्राम भी यूज कर लेता है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनसर्टिनिटी हम खुद ही क्रिएट करते हैं. वाई? बिकॉज अनसर्टिनिटी का एक फैक्टर है, दैट इज द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर. ओके, सो दिस रीडिंग इंडिकेट दैट student B has reported the correct volume, whereas A and C, they have reported the wrong volume. Okay, so now let us move on to the next factor, that is limitations of the measuring device. Okay, so the next factor which brings about uncertainty in the measurement. Simple सा uncertainty का मतलब if you're not sure about something, if you're not able to decide something. ठीक है, तो second जो factor है वो है limitation of the measuring device. आपने जो डिवाइस ही मेजर यूज कर रहे हो, अगर उसी में कुछ फॉल्ट है, उसमें ही अगर कुछ limitations आ जाती है, तो वो भी आपको अनसर्टन डेटा ही देगा. ठीक है, अनसर्टन डेटा इन द सेंस जिस डेटा पे आप क्या रहो, डाउटफुल रहो.
ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक केमिकल को क्या करना है, मेजर करना है, केमिकल सॉल्ट को मेजर करना है। तो एक बार मैंने क्या किया, ऑर्डिनरी बैलेंस पे मेजर किया, और एक बार मैंने क्या किया, केमिकल बैलेंस के ऊपर रख के मेजर किया। तो ऑर्डिनरी बैलेंस पे उस सॉल्ट का वजन, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट का वजन 6 फॉर एग्जाम्पल इट वॉज कमिंग टू बी 6.94 ग्राम्स, ठीक है। वेर एज वही केमिकल जब मैंने केमिकल बैलेंस पे रख के देखा तो मुझे आंसर आ रहा था इसका 6.9462 ग्राम्स। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो बच्चों ये है कि केमिकल बैलेंस ने ज़्यादा प्रिसाइज डेटा दिया है और ज़्यादा रिलायबल डेटा दिया है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ये एक्यूरेसी की तरफ है। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनरी की बात करूं तो ये डाउटफुल डेटा है जिसपे मैं रिलाई नहीं कर सकती, मतलब दिस वैल्यू इज अनसर्टन, ठीक है। दूसरी चीज कि कैसा 6.94 मतलब क्या हो गया कि ये 6.94 ये जो सॉल्ट आपने ऑर्डिनरी बैलेंस पे रखा था, अगर रीडिंग आपको 6.94 आ रही है मतलब ये 6.93 ग्राम्स भी हो सकता है और 6.95 ग्राम्स भी हो सकता है। मतलब बेसिकली जो डाउट आ रहा है, जो अनसर्टिनिटी है वो है 0.01 ग्राम की, मतलब इतना फर्क आगे पीछे हो सकता है इसके, ठीक है। तो 0.01 ग्राम की अनसर्टिनिटी है। वेरेज अगर मैं केमिकल बैलेंस की बात करूं तो ये भी आप ये नहीं बोलोगे कि इसने एक्यूरेट डेटा दिया है, मतलब इवन दिस इज अनसर्टन डेटा, आई कैन नॉट कंप्लीट 100% ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी क्या है, डाउटफुल डेटा है, और डाउटफुल मतलब क्या हो जाएगा, अनसर्टन, ठीक है। तो ये भी आपका क्या रहेगा, अनसर्टन। नाउ अगर आपको रीडिंग आ रही है 6.9462, सो दैट मीन्स द वैल्यू कैन बी 6.9461 ग्राम्स हो सकता है या फिर 6.9462 के बाद यहाँ पे 3, ये दोनों भी हो सकता है, चांसेस है। तो यहाँ पे जो अनसर्टिनिटी आ रही है वो कितने की आ रही है, 0. कितना हो जाएगा ये आपका 0.001 ग्राम का क्या हो गया, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अनसर्टिनिटी आ रही है 0.001 ग्राम की। सो दीज आर द टू फैक्टर्स, दैट इज द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग डिवाइस विच कैन लीड टू द अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट। अंडरस्टूड। ये सिंपल से अगर मैं बताऊँ, ये दोनों फैक्टर्स है जहाँ पे आपको डेटा गलत आ सकती है। अनसर्टन डेटा मतलब डाउटफुल डेटा, जिसके ऊपर आप कंप्लीटली अपने ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए रिलाई नहीं कर सकते। ओके ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं और एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर ये साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि हमारा मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली कुछ नंबर्स ही होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर बेसिकली, फिगर्स मीन्स ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, ये नंबर्स ही होते हैं। पर किन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स होते हैं जिसमें सबके सब डिजिट, अब नंबर्स में क्या प्रेजेंट होता है? डिजिट। तो याद रखो सबके सब डिजिट है सर्टन। सर्टन मतलब एकदम करेक्ट, जिसपे आप डाउट नहीं कर सको, ठीक है। ऑल आर सर्टन डिजिट्स, सबके सब डिजिट क्या होते हैं? सर्टन मतलब करेक्ट डिजिट होते हैं। सिर्फ एक डिजिट जो होता है वो क्या होता है? डाउटफुल। और एक्सट्रीम जो लास्ट जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? डाउटफुल होता है। अगर नहीं समझा तो एग्जाम्पल देखो, समझ जाएगा। टॉपिक ऐसा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज ध्यान रख लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन देता है कि एक गिवन नंबर्स में, एक गिवन फिगर में सारे डिजिट प्रिसाइज और रिप्रोड्यूसिबल है एक्सेप्ट द डिजिट विच इज प्रेजेंट एट एक्सट्रीम राइट। एक सपोज मैंने 5 नंबर आपको लिख के दिया, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है, ठीक है, इसका मास फॉर एग्जाम्पल 11.24 ग्राम्स है। कितना मास है? 11.24 ग्राम। नाउ अभी हमने क्या पढ़ा था कि मेजरमेंट करते समय अनसर्टिनिटी आती है।
मेजरमेंट करते समय क्या आती है बच्चों? अनसर्टिनिटी। या तो जिसने ये मेजर किया उसने अनसर्टिनिटी उसके स्किल्स में रहेगा, या फिर हो सकता है अनसर्टिनिटी किसमें हो? मशीन्स में हो। करेक्ट है, मतलब दोनों ही केसेस में अनसर्टिनिटी तो है ही। इसका मतलब अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये ऑब्जेक्ट का मास, अनसर्टिनिटी को अगर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट का मास 11.23 से हो सकता है था, या फिर 11.25 ग्राम्स। मतलब ये तीनों ही चांसेस है कि ये तीनों ही वैल्यू इस ऑब्जेक्ट का वजन हो। बच्चों ध्यान रखो, किसी ने मुझे आगे बोला कि मैम ये ऑब्जेक्ट का मास 11.24 ग्राम्स है, ठीक है, पर मुझे पता है या तो दो चीजों में अनसर्टिनिटी होगी, डाउटफुल होगा, या तो उसके स्किल्स में कि उसने बराबर एक्यूरेट मेजर नहीं किया रहेगा, और दूसरा क्या हो सकता है? अनसर्टिनिटी मशीन में, डिवाइस में जो उसने मेजर करने के लिए यूज किया रहेगा। दोनों में एक ना एक तो अनसर्टिनिटी 100% होनी ही होनी है। तो मैंने बता दिया कि ठीक है 11.24 ग्राम्स भी हो सकता है, 11.23 भी हो सकता है, और 11.25 भी हो सकता है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से वो जो डेटा लेके आया मेरे पास, उसमें आखिरी जो डिजिट था मुझे उसी पे सिर्फ डाउट आया, और वही डिजिट को मैंने क्या किया है? चेंज किया है। मतलब ये 3 डिजिट, लास्ट डिजिट जो है यही आपके क्या है? डाउटफुल डिजिट है, ठीक है। दिस डिजिट्स आर डाउटफुल डिजिट, और ये डाउटफुल डिजिट हमेशा कहाँ प्रेजेंट है? आपके नंबर के एकदम एक्सट्रीम राइट में, राइट हैंड साइड का लास्ट नंबर जो है वो डाउटफुल है। तो ध्यान से सुनो, 11.24 इस डेटा से ये पता चलता है कि स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स है 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, ये तीनों नंबर श्योर है। श्योर इन द सेंस सर्टन है, इस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। बट आखिरी जो डिजिट है जिसे मैंने चेंज किया, वो आपका डिजिट क्या होगा? दैट डिजिट वुड बी द डाउटफुल डिजिट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में, सुनो ध्यान से, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इट इज द फिगर, ठीक है, विच कंटेन्स 2 थिंग। इट कंटेन्स 2 थिंग। फर्स्ट इज देर आर नंबर्स विच आर कंप्लीटली सर्टन, एंड देर इज ओनली 1 नंबर विच इज डाउटफुल। देखो मैंने यहीं पे यही लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेसिकली 2 चीजें हैं, सारे के सारे डिजिट्स सर्टन होंगे एक्सेप्ट एक जो है वो क्या रहेगा? डाउटफुल। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या देता है? सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया आपके सर्टन वाले डिजिट बराबर है, और ये क्या हो गया आपका? डाउटफुल वाला डिजिट। मतलब बेसिकली कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आ रहा है? सो 11.24 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, जिसमें से 3 क्या है? सर्टन है, और 1 क्या है? डाउटफुल है। क्लियर है? तो हमको सभी को गिनना है। तो ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ बच्चों, देयर आर सम रूल्स टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ काउंटिंग द नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के? अभी हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली नंबर्स ही होते हैं जिसमें हम सारे नंबर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे। ऐसे नंबर्स, ऐसे डिजिट्स जो सब प्रिसाइज हो, जिसके ऊपर हम कंप्लीटली रिलाई करते हैं, और एक आखिरी डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है, वो आपका रहेगा अनसर्टन या फिर डाउटफुल, और ये सब मिला के सिग्निफिकेंट बनते हैं। देखो सिग्निफिकेंट मतलब ये नहीं कि हमने जो सर्टन वाले हैं वो सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाला नॉट सिग्निफिकेंट है, ऐसे नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके अनसर्टन वाले, सर्टन वाले दोनों ही आते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट रूल इज कि सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो, जैसे कि 1, 2, 3, तो ये सारे डिजिट्स हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट।
ध्यान से सुनो, जैसे कि यू हैव एग्जाम्पल 42.3, 243.4 और 24.123। आपको एग्जाम में आएगा कि इन सब में से सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करो, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं। ना बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको बताया था नंबर्स ही होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एक तो पूरे सर्टन वाले और एक आखिरी क्या होता है, डाउटफुल वाले। तो मतलब कहीं ना कहीं सब के सब सिग्निफिकेंट है। नाउ अगर आपको काउंट करने बोला कि कितने सिग्निफिकेंट है, तो कुछ रूल्स है। सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। मुझे यहाँ पे फर्स्ट में कोई जीरो नहीं दिख रहा है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 1 2 3। तो आपको एग्जाम में लिखना है कि 42.3 में इट हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 243.4 में 1 2 3 4 इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड 24.123 कोई जीरो है नहीं है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स। जीरो सिग्निफिकेंट, देखो यहाँ पे क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स सब सिग्निफिकेंट है। जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, कब होगा, अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तब। अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5.03, you have 5.604 and you have 4.004। अगर आपको एग्जाम में आया, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं। बच्चों जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। फर्स्ट रूल क्या है, नॉन जीरो ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे 5 और 3 2 हो गए, नहीं, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3। सो देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। तो ये भी किसके पास भी कितने हैं, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज हाउ यू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट। लीडिंग जीरो मतलब जो लीड करता हो, मतलब जो पहले आता हो। ऐसे जीरो जो पूरे नंबर्स में सबसे पहले आए, या फिर लीडिंग जीरो का मतलब क्या हो गया, वो जीरो विच इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट। दैट इज, समझ जाओगे आप लोग। एग्जाम्पल देखते, ठीक है। जैसे कि हो गया 0.543। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 0.045 एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 0.006। ठीक है बच्चों, ये रूल ये बोलता है लीडिंग जीरोस मतलब शुरुआती वाले जीरोस, अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरोस हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, दे विल बी नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 5 और 3 के पहले ये आपका हो गया लीडिंग जीरो, ये आपके हो गए लीडिंग जीरो और ये आपके हो गए लीडिंग जीरो। ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, जो चाहे डेसिमल के बाद रहे डेसिमल के पहले रहे, बट अगर वो नंबर्स के ही पहले आ जाते हैं तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अगर आपको एग्जाम में आया इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं बताओ, तो इसमें कितने टोटल 1 बच्चे कितने 1 2 3, तो इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ दिस हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी क्या है, ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द डेसिमल्स। ठीक है, मतलब ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाले जो जीरोस है, जो नंबर्स के बाद में लिखे जाते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 433.0, देन यू हैव 433.1,
133.00 and the last is 343.00 and 0. इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं. ठीक है बच्चों, याद रखो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब अब ये डेसिमल के पहले रहे बाद में है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मेन चीज़ क्या है, आखिरी वाले ज़ीरो को हम लोग ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बोलते हैं. मतलब ये हो गया आपका ट्रेलिंग ज़ीरो, ये दोनों भी हो गए ट्रेलिंग ज़ीरो और ये भी हो गया ट्रेलिंग ज़ीरो. ये सिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हो गए, नंबर्स तो होंगे ही, नॉन ज़ीरो डिजिट जो है. सो 1 2 3 4. सो दिस हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 1 2 3 4 5 significant figures. 1 2 3 4 5 6 significant figures. All right, I hope ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुआ है आप लोगों को. Now we move on to the next topic. अच्छा, सो बच्चों अभी आपको ध्यान रखने का है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने का सिस्टम अगर नहीं होता तो देखो लाइफ में क्या क्या तकलीफ आती थी. जैसे एग्जाम में अगर आता राइट डाउन द स्पीड ऑफ द लाइट. ठीक है, तो बच्चों स्पीड ऑफ द लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इमेजिन करो अगर मुझे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आज मुझे पता है कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, ये बिकॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है. अगर ये सिस्टम नहीं आया होता तो आपको 3 लिखना पड़ता, उसके आगे 8 बार 0 लगाने पड़ते. तो जस्ट इमेजिन. और किसी का पावर, अगर किसी का वज़न जो है जैसे कि 10⁻⁻27 kg होता है तो आप 27 ज़ीरोज़ लगाते थे डेसिमल के बाद. ठीक है, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स आप लिखने का टाइम मिल पाता, हमें नहीं मिल पाता. ठीक है, सो नॉट ओनली अबाउट टाइम बट एक अगर दिमाग की बात करें तो मतलब वो सब वेस्ट है, कम्प्लीटली वेस्ट है. इफ़ आई कीप पुटिंग 8 zeros, अगर मुझे एवोगैड्रो नंबर लिखना है जो दैट इज़ 6.022. ठीक है, 6.022 × 10⁻23. अब यहाँ पे 23 ज़ीरोज़ कौन ऐड करते बैठता था. तो इसके लिए सिस्टम कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहली लाइन देखो कि जो नंबर बहुत ही बड़े होते हैं जैसे कि स्पीड ऑफ द लाइट और द एवोगैड्रो नंबर, और जो नंबर बहुत ही छोटे होते हैं जैसे कि मास ऑफ द प्रोटॉन. ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम्स. 1.6 10⁻⁻, दिस इज वेरी लेस क्वांटिटी. तो इनको अगर मुझे 1.6 उसके बाद 19 अगर मुझे 0.000 करना पड़ता तो मतलब दिस वुड हैव बीन रियली अ टीडियस टास्क. इसके लिए ये सिस्टम आना बहुत ही ज़रूरी है. सो वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग द नंबर्स, दैट इज n × 10⁻n. जहाँ पे n का मतलब होता है, n means it is a number with a single non-zero digit to the left of the decimal place, and small n, it is an integer. Simple, it is an integer. तो बच्चों n क्या है, एक सिंगल एक नंबर है जिसमें नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो आपके डेसिमल के लेफ्ट में आना चाहिए. करेक्ट है, जैसे कि देखो 1.6 हो गया तो ये डेसिमल हो गया और डेसिमल के लेफ्ट में एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट रहना चाहिए. ठीक है, मतलब इसको मैं अगर 0.16 लिखूँ तो ये गलत हो जाता. मुझे क्या करना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब 1 से लेके 9 तक कुछ भी यहाँ पे नंबर चलेगा. और वेरस 10 की जो पावर है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर है ना, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकता है, एनीथिंग. सो दैट इज फाइन.
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नाउ आई हैव सर्टन नंबर्स ओवर हियर, और जिसका आपको क्या करने का है, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है. ठीक है. नाउ बच्चों नंबर्स देखो. सबसे फर्स्ट नंबर है 0.0132. क्या नंबर है? 0.0132. अब इसको मुझे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रूल क्या है कि डेसिमल होना चाहिए और डेसिमल के लेफ्ट पे एक नॉन जीरो. तो अब बच्चों यहाँ पे तो नॉन जीरो 3 नंबर है, 1 3 2, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 1. करेक्ट है. बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 और 2. रिमेनिंग जो जीरो उसको आपको 10 के पावर में बैलेंस करने का है. अब ध्यान दो, आपने क्या किया, पॉइंट को जबरदस्ती कितना आगे लिया, 1 2 3 आगे लिया. करेक्ट है. तो एक सेकेंड, सॉरी नहीं, 1 और 2, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट आपने आगे की तरफ शिफ्ट की है. तो यहाँ पे पावर उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है. अब पूछा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. ध्यान दो वापस, इट इज अ नंबर, दिस इज द नंबर विथ अ नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, और लेफ्ट में ही है, और एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. ठीक है. और यहाँ पे रिमेनिंग 10 की पावर में. नाउ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आपका आ जाएगा. कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? रूल्स याद रखो, सबके सब नॉन जीरो डिजिट हैं तो सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे, इनको नहीं काउंट करते. तो 1 2 3. सो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे, 3. ठीक है. नाउ अगेन इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे? नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. पॉइंट लगाओ, नंबर जीरो को छोड़ दो, सिर्फ नंबर देखो. तो नंबर यहाँ पे है 45, तो यहाँ लग जाएगा 4 और यहाँ लग जाएगा 5 इंटू 10 की पावर. कितने डेसिमल को आप आगे लेके गए हो, 1 2 3 4 5, बराबर. तो ये पावर उतना ही नेगेटिव आ जाएगा. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगेन रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. 1 और 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे बने. नेक्स्ट वी हैव 13200. करेक्ट है. नाउ दिस आई हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है बच्चों, नंबर्स पे फोकस करो. नंबर्स पे एक डेसिमल लगा दो, लगा दिया. अब डेसिमल के लेफ्ट में नॉन जीरो होना चाहिए. तो पहला नॉन जीरो यहाँ पे कौन है, 1. रिमेनिंग 3 और 2 आपका इधर आ जाएगा. ठीक है. सो इंटू 10 रेज टू. अच्छा, अब इधर आपने क्या किया है, ध्यान देना. इस नंबर में डेसिमल तो है ही नहीं, मतलब बेसिकली डेसिमल यहाँ होगा कहीं ना कहीं, इमेजिनरी डेसिमल अगर मैं बोलूँ. तो आपने क्या किया है, इन सब केसेस में डेसिमल को आगे शिफ्ट किया है. इस केस में आप डेसिमल को पीछे की तरफ लेके जा रहे हो. और कितना पीछे, 1 2 3 4. करेक्ट है. जब आप डेसिमल को पीछे लेके जाते हो तो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो पीछे 4 लेके गए तो ये हो जाएगा 10 रेज टू. इससे क्या होता है, नंबर्स का मीनिंग नहीं चेंज होता. ये और ये ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली सेम ही है एक्चुअली. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर पे आ जाओ. सो 1 3 2, अगेन ये हो गए आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब बच्चों एवोगैड्रो नंबर ये आपको याद होना चाहिए, 6.023 इंटू 10 रेज टू 23. ठीक है. अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये. डेसिमल के लेफ्ट में देर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, सो सॉरी 1 नॉन जीरो डिजिट. नाउ अब काउंट करो सिग्निफिकेंट फिगर्स. आप बोलोगे 0 है तो 0, हाँ, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा. सो 1 2 3 4. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4. प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स एक केमिस्ट थे. ठीक है. उन्होंने उनके नाम पे एक वैल्यू पढ़ी हुई है, और जो आप पढ़ोगे 11th में, दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू -34. जस्ट इमेजिन, अगर ये बड़ा सा नंबर मुझे अगर लिखना होता नोटबुक पे तो फिर इट वुड हैव बीन अ रियल पेन, राइट. और एक तो सब फॉर्म में है, आपको बस बताना है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है. तो 6.6 ये हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2. एक लास्ट है, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट. ठीक है. सो 3 इंटू 10 रेज टू 8. आप बोलोगे यहाँ पे डेसिमल नहीं, तो डेसिमल लगा के आप 0 लगा सकते हो, उसमें कुछ कोई बात नहीं है. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे,
अच्छा, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास है 2. ओके ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट लर्न हाउ टू राउंड ऑफ द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स. नॉन सिग्निफिकेंट को हम फिगर्स को हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगी जहां पे आप एक नंबर दिया रहेगा उसको राउंड ऑफ करना है. एक नंबर दिया रहेगा उसको राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ टू कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. हाँ बच्चों, आपको एक एग्जाम में ऐसे ही आएगा. ठीक है, एक नंबर दिया रहेगा जैसे कि 5.6724 जैसे कि. नाउ इसको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इसमें फिलहाल कितने हैं नंबर्स, फिगर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, और आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करने का है. तो उसके लिए जब 3 तक राउंड ऑफ करना है तो आपको क्या चेक करना है, चौथा फिगर. क्या चेक करना है, चौथा फिगर. और आपको चेक करने का है कि वेदर दिस नंबर, forget the last number, whether this number is greater than 5 or less than 5. if it is greater than 5 तो प्रीवियस नंबर में एक ऐड कर देने का, और अगर ये नंबर 5 से कम है तो प्रीवियस नंबर सेम का सेम रहेगा. फिलहाल ये 5 से कम है तो अब ये नंबर आपका बन जाएगा 5.67 एंड विच हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अंडरस्टूड? नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हाँ, फॉर एग्जांपल यू हैव 2.3524. ठीक है, ये नंबर है और आपको क्या करना है, इस नंबर को क्या करने का है, राउंड ऑफ करने का है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5. तो आपको हमेशा किस पे चलो यहाँ पे मैं इफ आई टेक 6, ठीक है 6 है फॉर एग्जांपल, तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसको चेंज करेगा. आपको हमेशा कौन सा देखना पड़ेगा, 4th फिगर देखो, 1 2 3 4. नाउ 4th नंबर यहाँ पे जो है 5 से छोटा था तो प्रीवियस नंबर सेम रखा. यहाँ पे 4th फिगर और 4th डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीवियस नंबर में क्या करना होता है, 1 को ऐड कर दो. तो मतलब बेसिकली ये चेंज हो जाएगा 2.36. ये नंबर को राउंड ऑफ करके 2.36 बना दिया. एंड नाउ इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. नाउ राउंडिंग ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है 8.6526. इसको आपको राउंड ऑफ करने का है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अब यहाँ पे कितने हैं, जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड ऑफ करेंगे तो देखोगे कौन सा, 5th. 1 2 3 4 5, ये हो गया 5th फिगर. अच्छा, ये 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करने का. अगर ये 5 से छोटा है तो प्रीवियस नंबर को वैसे ही रखो. तो फिलहाल ये नंबर 5 से क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 8.65. 2 में 1 ऐड करो तो 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3. एंड नाउ दिस नंबर हैज टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. समझ में आ रही है बात? नहीं? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. अब जैसे कि अगर एग्जाम में आया राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या आएगा, राउंड ऑफ टू
सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैं तो एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, जैसे कि 2.3524। अब इसको मिला के हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने का है। कितना? 2 है, कितने? 5। बच्चों जब 2 बनाने का है तो तीसरा डिजिट देखने का, जब 4 बनाने का है तो 5वां देखने का, जब 3 बनाने का है तो चौथा देखने का, मतलब 4th को राउंड ऑफ करने का बेसिकली। तो यहाँ पे देखो आपको 2 ही फिगर होने चाहिए, तो कितने भी रहे आप सिर्फ स्टार्टिंग से 3rd नंबर पे फोकस करो। अच्छा, अब ये नंबर 5 से बड़ा भी नहीं है और 5 से छोटा भी नहीं है, तो बच्चों याद रखो कि जब नंबर 5 ही होता है एग्जैक्टली तब प्रीवियस नंबर चेक करने का। अगर आपका प्रीवियस नंबर ऑड है, अगर आपका प्रीवियस नंबर ऑड है तो उसमें 1 ऐड करने का। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपका प्रीवियस नंबर ऑड है तो 1 ऐड करने का, और अगर वो इवन है तो वो एज इट इज रहेगा। मतलब अगर 3rd फिगर 5 है, ठीक है, और 5 तो अगर 5 से ऊपर नीचे है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 1 ऐड करते हैं, या फिर क्या करते हैं, एज इट इज रखते हैं। बट अगर 5 ही है तो क्या करने का, प्रीवियस नंबर चेक करने का। अगर प्रीवियस नंबर आपका इवन रहा तो वैसे ही रहने दो, और अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड करो। तो बेसिकली ये नंबर हो जाएगा आपका 2.3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और देखो इसमें यहाँ पे क्या बोला है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, एंड 2.4 इट हैज 2। अब अच्छा रहेगा कि अगर आप पेंसिल पूरा स्पेलिंग लिखो वर्ड में, इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और क्वेश्चन सिंपल वाला, ठीक है, जैसे कि आपको बोला है 7.4511, इसको कन्वर्ट करने का है टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 बोला है तो हमेशा डिजिट कौन सा देखोगे, 3rd। देखो यहाँ पे क्या है अभी 1 2 3, 3rd अगेन क्या है, 5 है, बराबर। अच्छा, तो 5 है तो क्या करने का, प्रीवियस नंबर चेक करो। तो प्रीवियस नंबर यहाँ पे क्या था, हियर इट इज इवन और हियर इट वाज ऑड। ऑड है तो 1 ऐड कर देने का, इवन है तो एज इट इज। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7.4 हो गया, एंड दिस नंबर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई बात? बच्चों लास्ट चीज याद रखो कि अगर कोई भी एग्जैक्ट नंबर है, मतलब बिना डेसिमल वाला, इफ देर इज एनी नंबर विदाउट डेसिमल, इफ देर इज एनी नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एनी एग्जैक्ट नंबर मतलब विदाउट डेसिमल, any exact number have an infinite number of significant figure। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 20 रुपीज, ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अगर 0 पॉइंट नहीं है, 20 में पॉइंट नहीं है, तो आपको तो पता ही है कि हम 20 पॉइंट कितने भी जीरोज यहाँ पे मतलब आई कैन ऐड, जो इस नंबर का मीनिंग भी नहीं चेंज करेगा, राइट। सो बेसिकली any number without decimal, that is exact number, it can have infinite number of significant figure. Why? Because we can add infinite number of zeros over here. Okay, so बच्चों मेजरमेंट इन केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पार्ट 1 का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जहाँ पे मैं डिफ़िकल्ट थोड़े क्वेश्चंस और नंबर्स लेके आऊँगी। और दूसरा हमको सीखना है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है, डिटेल में सीखना है।
और हमें सीखना है राउंडिंग ऑफ के भी काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट योर एंटायर कंसेप्ट गेट्स वेरी मच क्लियर। ठीक है, आज जो भी सीखा है उसका अच्छे से नोट्स बनाओ और कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।